हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अरब इन्वेजन पर क्लास है। अरब इन्वेजन का तात्पर्य है अरब आक्रमण से। सबसे पहले किसी मुस्लिम शासक के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, वो अरब आक्रमण के नाम से जाना जाता है और यहीं से हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ और तुर्कों ने ही बाद में भारत में अपनी सत्ता जो है स्थापित की। तो इस वजह से अरब आक्रमण राजनीतिक रूप से उतना प्रभावी नहीं था, लेकिन उसके कई सारे सामाजिक और सांस्कृतिक जो है परिणाम निकले और कुछ राजनीतिक परिणाम भी निकले, क्योंकि अरबों की विजय ने शायद तुर्कों को और भी बल प्रदान किया कि अगर वो भी आक्रमण करते हैं भारत पर तो उनको भी विजय प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब ये पूरी घटना जो है ये है 712 ईस्वी की। तो आप उसी शताब्दी के हिसाब से थोड़ा सा कल्पना करिए कि उस समय भारत में उत्तर गुप्त काल चल रहा था। ठीक है, और राजपूतों का जो है वो एक तरह से उदय जो है वो प्रारंभ हो चुका था। भारत में राजपूत सत्ता स्थापित हो चुकी थी, लेकिन अरब जो है वो भारत के इतने अंदर तक प्रवेश नहीं कर सके और अधिकतम जो है मुल्तान तक ही प्रवेश कर पाए। इसकी वजह से जो इसका प्रभाव है भारत पर वो बहुत ही सीमित क्षेत्र तक रहा था। ठीक है, तो अब हम बिंदुवार तरीके से अरब आक्रमण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अरबों का आक्रमण हुआ और क्या उसके परिणाम रहे। ये सारी चीज़ें जो है आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके बिंदुवार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा अरबों का आक्रमण, इसमें सबसे पहला नाम आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ये वही शख्स था जिसने भारत पर जो है आक्रमण किया, इसलिए इसका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो सबसे पहला, अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा, आपसे अरब की जगह तुर्क मुस्लिम आक्रमण पूछ देगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा, और सिर्फ मुस्लिम पूछे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, वहीं अगर नाम मुस्लिम से पहले तुर्क शब्द जोड़ दे तो फिर आपका महमूद गजनवी हो जाएगा, सुबुक्तगीन हो जाएगा, क्योंकि सुबुक्तगीन पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसके बारे में हम लोग बाद में अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। तो ईरान का जो गवर्नर था, शासन अरब इन्वेजन है, अरब आक्रमण है, और उसी अरब साम्राज्य का एक पार्ट था ईरान। ईरान का जो गवर्नर था वो था अल हज्जाज, तो वो अल हज्जाज का सेनापति और दामाद दोनों था। ठीक है, इसके साथ साथ भतीजा भी था, ये भी याद रखिएगा। तो अल हज्जाज जो है, अब थोड़ा सा हम लोग अरब की स्थिति को समझ लेते हैं। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म का उदय होता है और मुस्लिम धर्म के उदय के पश्चात ही उन लोगों का जो मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाने का, साम्राज्य विस्तार करने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है और ईरान तक
जो अरब अरब साम्राज्य है वो स्थापित हो चुका होता है और मुस्लिम धर्म का जो है वो विस्तार हो चुका होता है। तो इसके लिए अब उनको विस्तार क्षेत्र किस ओर आता है, भारत की ओर। ठीक है, इसीलिए भारत पर आक्रमण का जो है महत्वपूर्ण कारण था कि भारत को जीतना है। ठीक, दूसरा, आर्थिक दृष्टि से भी भारत उस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में था। कितना भी प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई थी उत्तर गुप्त काल में, लेकिन फिर भी धन जो है भारत में अपार संपत्ति, अपार धन जो है अभी भी व्याप्त था और ये भारत पे आक्रमण करने का विदेशियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता था। किसी भी विदेशी के द्वारा कोई भी आक्रमण किया जाता था भारत पर, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता था वो यही होता था कि भारत में जो है धन संपदा का अतुल्य भंडार है, इसलिए वहाँ पर हमको क्या करना है कि अपना कब्जा स्थापित करना है। ठीक, अल हज्जाज ने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कासिम को भारत पर आक्रमण हेतु भेजा था। ठीक है, अब इसके और भी कारण थे क्यों भेजा। एक तो धर्म था, धर्म का प्रचार भी था। दूसरा ये भी तात्कालिक कारण की अगर बात करें तो अल हज्जाज का एक व्यापारिक जहाज़ था जो देवल बंदरगाह जो कि सिंध पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, वहाँ पर उसको लूट लिया गया था। तो उस लूट के कारण क्या हुआ कि अल हज्जाज को ये लगा कि भारत ने, जो वहाँ के शासक हैं, राजा दाहिर उस समय वहाँ पर शासक थे, उन्होंने ही इस तरह की जो लूट घसोट है वो करवाई है। क्योंकि राजा दाहिर ने ना तो उन लुटेरों को पकड़कर कोई सज़ा दी और ना ही अल हज्जाज को उसका कोई जुर्माना दिया। इन दोनों वजहों से अल हज्जाज ने और भी तुरंत आक्रमण करने का आदेश जो है सिंध के राजा के खिलाफ दे दिया। तो ये इसका एक तात्कालिक कारण था उस समय का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत का एक अरब सिपाही सालार था। ठीक है, खिलाफत क्या होता था? खिलाफत होता था कि जब मोहम्मद साहब पैगंबर थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसके बाद प्रमुख रूप से एक खिलाफत व्यवस्था स्थापित की गई कि अगला उत्तराधिकारी मोहम्मद साहब का कौन होगा। ठीक है, तो जो भी उमर अगले खलीफा बनाए, अगले प्रमुख उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए। ठीक है, इस प्रकार ये एक व्यवस्था बन गई, इनको नाम दिया गया खलीफा। ये खलीफा जो है मुस्लिम धर्म का उच्च धर्मगुरु होता था। ठीक है, और उस समय इसके पास राजनीतिक पावर्स भी होती थी। ठीक है, यानी कि धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों का अगर कोई सर्वोच्च व्यक्ति होता था, पद होता था, तो वो होता था खलीफा का। ठीक है, जिसको बोला जाता था खिलाफत। ठीक, खिलाफत उनके इसका साम्राज्य को बोला जाता था और उस व्यक्ति को बोला जाता था या उस पदवी का नाम था खलीफा। ठीक है, तो उस समय उमैयद खिलाफत चल रही थी। उमैयद वंश के खलीफा जो है वो सत्ता पर थे, इसलिए उसको नाम दिया गया उमैयद खिलाफत। उसी का एक अरब सिपह सालार था मोहम्मद बिन कासिम। 17 वर्ष की उम्र में ही उसे भारत पर हमला करने के लिए भेज दिया गया था। यानी कि जब उसने भारत पर हमला किया तब उसकी उम्र कितनी थी? मात्र 17 वर्ष। कासिम का जन्म सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब में एक शहर था ताइफ, जहाँ पर उसका जन्म हुआ। वह अल सफ़ीक कबीले का सदस्य था। तो पहले अरबों में खलीफा व्यवस्था चलती थी, कबीला व्यवस्था चलती थी। कबीला का मतलब होता था कि छोटे छोटे क्षेत्रों में एक अपने खुद के कुल बना करके या अपनी ही खास खास श्रेणी के लोग एक जगह निवास करते थे और उसको नाम दिया जाता था खलीफा, कबीला। ठीक है, तो ये क्या होता था? अल सफ़ीक जो कबीला था उसका ये सदस्य था। इसके पिता का नाम जो है कासिम बिन यूसुफ था। ठीक है, जिसके देहांत के बाद इसके ताऊ हज्जाज बिन
यूसुफ ने उसे संभाला। उसने हज्जाज की बेटी जुबैदा से शादी कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार हज्जाज इसका ताऊ था, तो ये हज्जाज का भतीजा भी हुआ, और उसकी बेटी से यानी कि जुबैदा से शादी कर ली, तो ये उसका दामाद भी हुआ, और सिपह सालार तो ये था ही। ठीक, फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। ठीक, कासिम के अभियान को हज्जाज कूफा शहर नामक शहर में बैठकर नियंत्रित कर रहा था। ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से और कब आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम को मकरान के राज्यपाल मोहम्मद हारून की ओर से पत्थर फेंकने के लिए प्राचीन युग के यंत्र भी मिले थे, जिनसे मध्यकाल में तोप खानों का काम लिया जाता था। ठीक है, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कहाँ से आया, मकरान तट होते हुए भारत में प्रवेश किया। तो जो मकरान का राज्यपाल था या गवर्नर था मोहम्मद हारून, उसने एक खास यंत्र दिया था मोहम्मद बिन कासिम को, जिससे जो है गोले फेंके जाते थे। ठीक, तो उस गोले का फेंकने के यंत्र का भी प्रयोग जो है किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। मेन जो युद्ध होता है वो रावर का युद्ध कहलाता है 20 जून 712 को। ठीक है, तो पहला मुस्लिम आक्रमण जो भारत में हुआ वो कब हुआ, 712 ईस्वी। ठीक, आप लोग याद रखेंगे। तो 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम व राजा दाहिर के बीच, सिंध का राजा था, इनके बीच युद्ध होता है, जिसमें कि राजा दाहिर की पराजय हो जाती है। और उस पराजय के बाद फिर वो अपने अभियान को कंटिन्यू करता है, और उसी के बाद उसके पुत्र का जहाँ पर शासन था वो जगह का नाम था ब्राह्मणवाद। ठीक है, तो ये ब्राह्मण राजा थे जो वहाँ पर शासन कर रहे थे, तो ब्राह्मणवाद था। ठीक है, जहाँ पर उसका पुत्र राज कर रहा था, जिसका नाम था राजा जयसिंह। ठीक है, तो उसको भी पराजित करके ब्राह्मणवाद पर भी दाहिर जो है अधिकार कर लेता है। अगले वर्ष 713 ईस्वी में उसने मुल्तान को जीत करके कासिम ने बहुत सारा धन प्राप्त किया, यानी कि 713 ईस्वी में उसने मुल्तान जीता, और वहाँ से उसे अकूत संपत्ति मिली। इसलिए इतनी संपत्ति देख करके उसने इसका नाम परिवर्तित करके ही रख दिया स्वर्णनगर। ठीक है, यानी मुल्तान में उसको इतना धन की प्राप्ति हुई कि उसने इसका नाम क्या रख दिया, स्वर्णनगर। ठीक है, तो ये था पूरा अरब आक्रमण। ठीक, अब कुछ खास बातें कि जैसे इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। किस इतिहास को जानने का एक ही का मुख्य विषय होता है, वो है उसका सोर्स, यानी कि स्रोत। वो कौन से स्रोत हैं जिन स्रोतों से हमको इन सारी जानकारियों की प्राप्ति होती है, और ये अपना इतिहास जो है जाना। तो उस समय की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी चचनामा, जो कि अरबी भाषा में ही लिखी गई थी। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि भाषा और पुस्तक का नाम दोनों याद रखने हैं। ठीक, वैसे अभी तक इसके जो राइटर हैं उसको नहीं पहचाना जा सका है। ठीक, यानी कि ये अज्ञात राइटर की एक पुस्तक मानी जाती है चचनामा। नाम कई मिलते हैं, लेकिन किसी भी नाम पर जो है 100% पुष्टि इतिहासकारों द्वारा नहीं हुई है। तो आपसे यदि इस पुस्तक के बारे में पूछा जाएगा तो इस पुस्तक का जो भाषा है सिर्फ आपको वही पूछी जाएगी, तो याद रखना ये किस भाषा में लिखी गई थी, मूल रूप में अरबी भाषा में। ठीक है, अब इससे चचनामा से क्या प्राप्त होता है, हमको क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चचनामा पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार, ठीक, कासिम ने राजा दाहिर सैन की बेटियों को तोहफा बनाकर खलीफा के लिए भेजा। तो खलीफा ने अपना अपमान यह समझा कि कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है। यानी कि खलीफा को जो है अब ये बात पता कैसे बताया गया कि
राजा दाहिर सेन की पुत्रियों की पहले से ही इज्जत लूट ली गई है, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इसके बाद उसने खलीफा के पास उन्हें भेजा है। तो ये राजा दाहिर सेन की जो पुत्रियां थीं, उन्होंने ही इस तरह का वक्तव्य जो है वहाँ पहुँचने के बाद खलीफा से कहे, और उनकी बातों पर जो है खलीफा ने विश्वास भी कर लिया था। ठीक है, ये सारी घटना जो है चचनामा के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे समझकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर, ठीक है, वापस दमिश्क मंगवाया और उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से वह मर गया। ठीक है, लेकिन बाद में खलीफा को पता चला कि दाहिर सेन की बेटियों ने झूठ बोला, तो उसने तीनों बेटियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ठीक, यहाँ पर 2 बेटियाँ गई थी। ठीक, दोनों बेटियों को उसने दीवार पर जो है जिंदा चुनवा दिया था। और इस प्रकार का वर्णन जो है वो चचनामा में का मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से संबंधित प्राप्त होती है। वही दूसरी ईरानी इतिहासकार बिलादूरी के अनुसार एक अलग कहानी प्राप्त होती है। तो बिलादूरी की पुस्तक तारीख अल बुल्दान, ठीक है, अभी आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको इसकी पुस्तक का नाम। तो इसकी पुस्तक से भी हमको अरब आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें इसने ये कहा है कि नया खलीफा हज्जाज का दुश्मन था। जो नया खलीफा बना था वो हज्जाज का दुश्मन था। ठीक है, और उसने हज्जाज के सभी सगे संबंधियों को सताया। बाद में उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाकर इराक के मोसुल शहर में बंदी बनाया और वहीं कठोर व्यवहार और पिटाई की गई, जिसके चलते उसने जो है अपना दम जो है तोड़ दिया। तो बिलादूरी ने मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु को कारण इस प्रकार से अपनी पुस्तक में दिया है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो मान्यता है वो चचनामा पुस्तक को ज़्यादा अच्छा सोर्स मानते हैं अरब आक्रमण के बारे में जानने का लोग। ठीक है, बट आप ये समझिए कि अरब आक्रमण में विजय के उपरांत भी मोहम्मद बिन कासिम को जो उसका पुरस्कार है वो उसकी मौत से प्राप्त हुआ। यानी कि उसने इतना जीता, धन संपदा लूटी और लूट करके यहाँ से अपने देश में ले गया, लेकिन वहाँ पर उसको जो है उसका उचित सम्मान न मिल करके उसको जो है मृत्युदंड प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो अरबों के भारत आक्रमण भारत आने से कुछ चीज़ें जो भारत में प्रारंभ हुई उनको हम लोग देख लेते हैं, क्या प्रभाव रहे, क्या इफ़ेक्ट पड़े। तो जिसमें पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, और ये पूरा जब तक मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित रही तो कुछ बीच बीच में कालों को छोड़ करके, जैसे अकबर के समय कुछ समय के लिए बंद हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कुछ कालों को छोड़ करके ये जजिया कर जो है पूरे कंटिन्यू चलता रहा। तो इसका प्रभाव इसलिए क्या है कि पूरे मुस्लिम सत्ता यानी 1000 वर्षों तक हम कह सकते हैं कि पूरा ये जजिया का जो सिस्टम है वो व्याप्त रहा भारत में। अब ये जजिया क्या होता था? जजिया होता था कि गैर मुसलमानों से, ठीक है, गैर मुसलमानों से, जिनको क्या कहा जाता था इस्लामिक कानून के अनुसार जिम्मी। ठीक है, क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। ठीक है, जिम्मी कहा जाता था। इनके द्वारा गैर मुस्लिम यानी कि मुस्लिम धर्म का ना होने के कारण इस प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि धर्म के नाम पर टैक्स लिया जाता था। इसी को कहा जाता था जजिया। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा विरोध का कारण रहता था ये टैक्स। इस कर से बच्चे, अपाहिज, साधु संत, ब्राह्मण और महिलाओं को, ठीक है, इतने लोग जो है इससे मुक्त रखे जाते थे जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। और ब्राह्मणों से जो पहली बार टैक्स लिया गया था वो लिया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय पर। ठीक है, तो जब आगे हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल करने वाला जो पहला सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में दीनार नामक जो है वो क्या चलवाई थी? स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था।
ठीक है, तो ये एक सिक्का चलवाया उसने, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अरब के जो लोग थे वो भारत को क्या कहते थे? हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है, मेन उनका ये था कि वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंदू कहते थे, क्योंकि अरबी में जो सा का प्रोनाउंसिएशन है वो हा होता है। ठीक है, इसलिए वो सिंधु की जगह क्या करते थे? हिंदू करते थे। और चूंकि उन्होंने सिंध पर ही आक्रमण किया था, इसलिए वो इस क्षेत्र को किस नाम से क्या नाम देते थे? हिंदुस्तान। ठीक है, तो वहीं से भारत का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा, यानी कि मुस्लिमों के द्वारा ही भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया था। ठीक, तो अरब लोगों ने भारत को हिंदुस्तान कहते थे, और भारत से ही अंक पद्धति, ठीक है, यानी कि गिनती बाड़ा जो है वो इन लोगों ने भारत से सीखी। दशमलव पद्धति वो भी इन्होंने भारत से सीखी, अतः इस पद्धति को उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदजा नाम दिया। ठीक है, तो ये पद्धतियाँ जो है इन लोगों ने सीखी भारत से, और अरबों ने जब इसको सीख लिया तो अरबों से ये किनके पास गया? यूनानियों के पास। ठीक है, तो यूनानियों ने अरबों से सीखा और उन्होंने इसे नाम दिया अरेबियन या अरेबिक न्यूमेरल्स। ठीक, तो इस प्रकार से एक ही पद्धति के दो नाम मिलते हैं, पहला हिंदजा और दूसरा अरेबिक न्यूमेरल्स। तो हिंदजा किस प्रकार से हुआ? अरबों के आक्रमण की वजह से, और अरेबिक न्यूमेरल्स किस प्रकार से हुआ? जब यूनानियों ने अरबों से सीखा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय विश्व शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये। इस किताब का अब तक की दुनिया में सबसे ज़्यादा बार अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है ये पंचतंत्र। ठीक है, जिसका कि अरबी में भी अनुवाद किया गया मोहम्मद बिन कासिम के समय, और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया कलील व दिमना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कलीला दमना कहलाता था, जो अरबी अनुवादित नाम रखा गया था पंचतंत्र का। ठीक है, तो इस नाम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंडखाद्य, ठीक है, का अरबी में अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फाजरी ने किया। ठीक है, तो ये ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अनुवाद किया गया। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम इल्म उल साहिब जो है वो रखा गया। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की रचना भी किसने की? अल फाजरी ने की। ठीक है, इसके बाद किताब फतू अल बलदान। ठीक है, अभी हमने बिलादूरी को देखा था, किताब फतू अल बलदान उसने पुस्तक लिखी। ठीक है, किसकी है? लेखक बिलादूरी की, जिससे हमको सिंध अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है तारीख़ सिंध या मासूम सिंध, जो कि मीर मासूम के द्वारा लिखी गई थी। इससे भी सिंध पर अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी जो है हमको प्राप्त होती है। ये एक क्षेत्रीय इतिहास पर आधारित पुस्तक है तारीख़ सिंध, जिसमें सिर्फ सिंध के क्षेत्र के विषय में ही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतिहास की जो पुस्तकें हैं वो भी कैटेगराइज हैं, जैसे कि कुछ राष्ट्रीय ऐतिहासिक पूरे राष्ट्र के बारे में जानकारी देती हैं, और कुछ क्षेत्रीय इतिहास लेखन की कोई खास विशेष क्षेत्र की जानकारी ही उन पुस्तकों से प्राप्त होती है। तो ऐसे पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ऐसे साक्ष्यों को कहा जाता है क्षेत्रीय ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक, इसके बाद अंतिम जो पॉइंट है कि कासिम जो है सिंध और मुल्तान को आदि को जीता, किंतु इससे आगे नहीं बढ़ सका था। तो अरब आक्रमण जो था वो सिंध तक ही, अब मुल्तान तक ही सीमित था। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा अरब आक्रमण था जो आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट इसके जो भी तुर्क इन्वेजन हुए वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।